कहानी अपहरण। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। सोनम, दीपू और नेहा दोनों तैयार हो गए। हाँ, वे दोनों तैयार हैं। राकेश ने अपनी पत्नी से कहा, भैया देखो न, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। अरे तेरे कपड़े बेकार नहीं हैं, मुझे दूसरे कपड़े पहनने हैं। मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। नहीं बेटा, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं, तुम इनमें बहुत अच्छी लग रही हो। सुनो, तुम सारा सामान और बच्चों को लेकर बाहर मिलो, तब तक मैं ऑटो चालक को लेकर आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था जल्दी करो। देखो ना, इलाहाबाद स्टेशन आते आते ट्रेन छूट गई। कोई बात नहीं, अभी तो आधी रात हुई है। सुबह 5 बजे एक और ट्रेन आएगी। चलो, मैं पूछताछ करके आता हूँ। तुम बच्चों को लेकर मुसाफिर खाने में ठहरो। तभी इस परिवार पर राकेश और मोना की नजर पड़ी। ये दोनों लोग बच्चों का अपहरण किया करते थे। वे दोनों उन पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए। सुनो, बैठी रहो, मैं देखकर आता हूँ कि ट्रेन कब तक आएगी। तब तक तुम बच्चों को संभाल कर बैठना। मैं अभी गया और पता करके तुरंत आया। करीब 10 मिनट बाद मोना वहां पहुंची। अरे बहन जी, आपके पति वहां स्टेशन पर चक्कर खाकर गिर गए हैं। ये सुनते ही वह तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। अरे अब तो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वो औरत तो कह रही थी कि। कौन औरत? सोनम, बच्चे कहाँ हैं? सामान कहाँ है? दोनों स्टेशन से दौड़कर मुसाफिर खाने में आए, लेकिन तब तक काफी समय बीत चुका था। वे दोनों बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगे। रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया। मोना ने दोनों बच्चों को बेहोश किया और बक्से में बंद करके ठेले पर रख लिया। फिर वे दोनों बच्चों को उनके सामने से ही ले गए, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। बेचारे दोनों लोग पागलों की तरह स्टेशन पर बच्चों को आवाज देकर पुकारने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। भाई साहब, आपने 2 बच्चों को देखा है? नहीं बहन, हमने किसी भी बच्चे को यहाँ आते जाते नहीं देखा, पुलिस वाले ने कहा। इधर मोना ने कहा, देखो मालिक साहब, ओ मालिक साहब, हम तुम्हारे लिए एक लड़का और एक लड़की भी साथ लाए हैं। इन दोनों के 10-10 हजार रुपये लगेंगे। मालिक बोला, नहीं, मैं तो केवल 10 हजार दूंगा। मोना बोली, दूसरा बच्चा लड़की है, लड़की आगे चलकर लाखों कमाएगी। मालिक बोला, चलो ठीक है, 15 हजार, इससे एक पाई भी ज्यादा नहीं दे सकता। मोना बोली, ठीक है, अगली बार एक के 20 हजार लूंगी। राजेश, चल इन दोनों को काम सिखा दो। राजेश बोला, ठीक है बाबूजी, ऐसा सिखाऊंगा कि हजारों रोज कमाओगे। राजेश ने दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक दोनों बच्चों को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। तीसरे दिन नेहा बोली, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। दीपू उठा और दरवाजे पर धक्का देने लगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बहन बहुत प्यासी है, भूखी है। इतने में दरवाजा खुला और राजेश ने कहा, क्या है? जब से आए हो, एक पल के लिए भी चुप नहीं हुए। दीपू बोला, मेरी बहन को भूख लगी है, उसे खाना दे दो। मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए हमें कुछ खाने को दे दो। राजेश बोला, अब तुम्हें यही सब सीखना पड़ेगा, हर आदमी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। चल, पहले मेरे आगे गिड़गिड़ा, मुझसे भीख मांग, चल शुरू हो जा। बहन की आंखों में आंसू देखकर दीपू की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कोमल हाथ फैलाकर कहा, मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वह बहुत भूखी है, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। राजेश बोला, सब ठीक है, लेकिन खाने की जगह पैसे बोलना। ठीक है, चल दोबारा बोल। दीपू ने वैसा ही कहा। फिर राजेश ने दोनों बच्चों को खाना दे दिया। खाना खाने के बाद दोनों बच्चों को एक दूसरे बच्चों के साथ मिला दिया,
जो वहां पहले से रहते थे और जिन्हें भी उनकी तरह उठाकर लाया गया था। इसके बाद उन्हें अलग अलग चौराहों पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया गया। ये दोनों, दीपू और नेहा, भीख मांगने पर मजबूर थे। दीपू ने कहा, बाबूजी, भगवान के लिए 1 रुपया दे दो। मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वह भूख से रो रो कर मर जाएगी। मुझ पर दया करो, भगवान के लिए मुझे 1 रुपया दे दो। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे बेटा, तुम तो अच्छे परिवार के लगते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? दीपू बोला, नहीं नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। वो जो वहाँ खड़ी भीख मांग रही है, वो मेरी छोटी बहन है। हम दोनों को एक अंकल आंटी स्टेशन से उठाकर लाए हैं और हमसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, जाओ अपनी बहन को भी ले आओ। मैं तुम्हें एक सिपाही के पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुँचा देगा। दीपू तुरंत नेहा को भी वहाँ ले आया। नेहा घबराकर बोली, भैया, ये तो वही जगह है जहाँ कल हमें कमरे में बंद किया गया था। तभी वहाँ मौजूद आदमी गुस्से से बोला, देखो बाबूजी, ये साला लड़का बड़ा शातिर है। कह रहा था कि हम इससे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, इसे उठाकर लाए हैं, खाना नहीं देते हैं और न जाने क्या क्या बक रहा था। फिर उसने पास खड़े राजेश से कहा, क्यों बे राजेश, क्या तूने इसे यही सिखाया है? दूसरा आदमी बोला, अगर महेश इन्हें देखने नहीं गया होता तो आज हम सब जेल में होते। वो गुस्से में बोला, तुझे भीख मांगना नहीं आता? देख, भीख मांगना तो मैं तुझे सिखाता हूँ। इतना कहकर उस कमीने ने अपनी बेल्ट उतार ली और 10 साल के दीपू पर बेल्ट से बरसने लगा। जब जब बेल्ट उसकी पीठ पर पड़ती, वह मासूम दर्द से उछल पड़ता और बिलख बिलख कर रोने लगता। वह बार बार हाथ जोड़कर कहता, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसने मासूम दीपू को मारते मारते अधमरा कर दिया। नेहा रोते हुए चिल्लाने लगी, मत मारो मेरे भैया को, भगवान के लिए मत मारो। उस आदमी ने नेहा पर चिल्लाते हुए कहा, सुन लड़की, अगर इसे जिंदा देखना चाहती है तो जाकर भीख मांग। बोल, भगवान के लिए मुझे 1 रुपया दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। डरी सहमी नेहा आंसू पोंछते हुए लोगों के सामने वही शब्द दोहराने लगी। थोड़ी देर बाद वह वापस आए और अपने भाई के आंसू पोंछते हुए बोली, भैया, हमारा क्या होगा? क्या हमारी मम्मी पापा हमें अब कभी नहीं मिलेंगे? क्या हमें अब हमेशा भीख ही मांगनी पड़ेगी? भैया, उस कमीने ने तुम्हें कितना मारा है? उसने मुझे पकड़ न रखा होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। नेहा उस समय केवल 7 साल की थी। तभी मोना वहां आ गई। अरे बाबू साहब, मैंने जो लड़की आपको दी थी वो मुझे वापस दे दो। अरे मोना, क्या तुमने मुझे पागल समझ लिया है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम उस लड़की को किसी कोठे पर बेचोगी। वहां से तुम्हें कम से कम 50,000 रुपये मिलेंगे। भले ही 25,000 रुपये मुझसे ले जाओ और लड़की ले आओ। ठीक है, मैं आपके लिए लड़की कल लाऊंगी और अब मुझे पैसे दे दो। तू क्या मुझे पागल समझती है? हमारे धंधे में एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। अच्छा, तो मैं कल दूसरे बच्चों के साथ आऊंगी। तुमसे पैसे भी तभी लेकर जाऊंगी। ये सब बातें दोनों बच्चे कमरे में बैठे सुन रहे थे। भैया, मम्मी पापा तो बिछड़ गए, लेकिन मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये कहकर वह भैया के गले से लिपट कर रोने लगी। दोनों ने रात में भागने की योजना बनाई। नेहा, तू यहीं रुक, मैं दरवाजे पर जाकर देखता हूँ कि बाहर बगीचे में कोई जाग तो नहीं रहा। लेकिन दोनों की योजना बेकार गई और वे पकड़े गए। दोनों राजेश को देखकर घबरा गए और दोनों को बैट से बुरी तरह पीटा गया। सुबह दोनों को अलग अलग चौराहों पर अन्य बच्चों के साथ भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया गया। सभी बच्चे भीख मांगने लगे। तभी एक चौराहे पर दुर्घटना हुई।
एक दंपति का मोबाइल गिर गया और वह मोबाइल दीपू के हाथ लग गया। उसने उसे उठाया और अपने पापा को कॉल किया। पापा, मैं दीपू बोल रहा हूँ। बेटे, तुम किस जगह पर हो? पापा, हम इलाहाबाद स्टेशन के पास कबाड़ी इलाके में हैं। इतने में मोबाइल का बैटरी समाप्त हो गया। तभी वहां राजेश पहुंच गया। क्या है, यह मोबाइल कहाँ मिला? वहीं जहां दुर्घटना हुई थी। राजेश ने फोन में से सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया। ठीक है, चल अब काम पर लग जा। शाम को सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया। तूने कितने रुपये लाए? मैंने 80। और तूने? 70। और तूने? मैंने 110 रुपये। दीपू ने कहा। शाबाश राजेश, इसे तो तुम जेब काटना भी सिखाओ। ये तो सबसे तेज है। चलो सब बच्चे जाकर खाना खाओ। ले भाई दीपू, वो मोना आंटी तेरी बहन को ले जा रही है। दूसरे बच्चे ने कहा। नहीं, नेहा, नेहा कहकर दीपू दौड़कर पहुंचा और बोला, बाबूजी, नहीं, मेरी बहन के सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है। जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा कमा कर दूंगा। भगवान के लिए मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। नेहा रोते हुए बोली, भैया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीपू फिर गिड़गिड़ाया, बाबूजी, मेरी बहन पर दया करो। आदमी बोला, बेटा, तू तो हमारे लिए कमाएगा, चाहे तेरी बहन यहाँ रहे या न रहे। मोना लड़की को लेकर चलने लगी। दीपू ने पूरी ताकत से नेहा का हाथ पकड़ लिया। लोग उसे पीटने लगे, लेकिन दीपू हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई। आखिर वह एक छोटा बच्चा ही तो था। इधर सोनम ने कहा, हमें पता तो चल ही गया कि हमारे बच्चे इलाहाबाद स्टेशन के कबाड़ी इलाके में हैं। चलो वहां जाकर देखते हैं। वहां पहुंचकर सोनम ने कहा, जरा उसी नंबर पर फोन करो। हेलो भाई, आप कहां से बोल रहे हैं? अरे भाई, मैंने अभी नई सिम निकलवाई है। ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा भाई, आप किस स्थान पर हैं? कबाड़ी इलाका, इलाहाबाद स्टेशन। ठीक है भाई। दोनों इलाहाबाद स्टेशन कबाड़ी इलाका पहुंच गए। जब वे उसी स्थान पर ऑटो में बैठे थे, तब वहां जाम लगा हुआ था। उधर दीपू हर ऑटो के पास जाकर भीख मांगता और अपनी बहन को ढूंढता फिर रहा था। जिस ऑटो में उसके मम्मी पापा बैठे थे, वह उस ऑटो तक भी आया, लेकिन उसकी पीठ उनकी तरफ थी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वह आज अपने माता पिता के इतना करीब आकर भी उन्हें देख नहीं पाया और वापस दूसरे बच्चों के साथ वहीं भीख मांगने चला गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसी जगह मोना लौट आई थी। वह दौड़कर नेहा के पास पहुंचा। नेहा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दीपू बोला, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। इधर मोना ने नेहा का मुंह लाल रंग से पोता, उसे गोद में उठाया और सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए निकल गई। दीपू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते मोना उस ऑटो के सामने से गुजरी, जिसमें दीपू के मम्मी पापा बैठे थे। तभी माँ की नज़र उस औरत पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखो, ये वही औरत है जिसने उस दिन तुम्हारे एक्सीडेंट की झूठी खबर दी थी। सोनम को देखते ही मोना ने स्टेशन की ओर भागना शुरू कर दिया। दोनों तुरंत ऑटो से उतर गए और मोना का पीछा किया और स्टेशन पर पहुंचकर मोना को पकड़ लिया। पिता ने अपनी बेटी को मोना की गोद से अपनी गोद में ले लिया। तुरंत ही सोनम ने मोना को पीटना शुरू कर दिया। उसने मोना के बाल पकड़ लिए और उसे जमकर 10 मिनट तक बिना रुके खूब पीटा और चिल्लाकर कहा, मेरा दीपू कहाँ है? भीड़ जमा होते देख दीपू भी वहां पहुंच गया। अपने पापा को देखते ही वो दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखें भर आईं। चौराहे पर चारों लोग एक दूसरे से लिपटकर केवल रो रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी आंखों से बह रहे आंसू खुशी के आंसू थे। तुरंत ही वहां पुलिस आ गई और वह मोना और उसके कुछ साथियों को पकड़कर ले गई जो वहां मौजूद थे। जो परिवार कभी स्टेशन पर बिछड़ गया था, वह आज फिर से एक हो गया। पास में ही इलाहाबाद स्टेशन था,
जहां से उनकी जिंदगी बिखरी थी, और आज उसी जगह पर उनका पूरा परिवार फिर से मिल गया। सुनील सिंघाग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।